Hello friends, welcome to Raj Malhotra IAS Academy. My name is Harmrinder, and as you know that we have started this new series NCERT through MCQs. So today it is the second video from geography और जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो आज हम एनसीईआरटी में से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं इस टॉपिक के अंडर कौन कौन से हम टॉपिक्स कवर करेंगे और कैसे उसमें से क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले ये हमारे पास टॉपिक्स हैं। तो मेन टॉपिक इज इंटीरियर ऑफ अर्थ और उसमें ये जो हम आज एरियाज जो कवर करेंगे, सो दीज आर द एरियाज दैट इज लेयर्स ऑफ अर्थ, earthquake, seismic waves, volcanoes and types of rocks. ओके, तो ये सभी जो है वो ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। So first question is which of the following provide information about the interior of the earth? तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट्स हैं हम वन बाय वन इनको कंसिडर करते हैं, देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज meteors that reaches the earth. ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है meteors that reaches the earth और सेकंड स्टेटमेंट है gravity values at it as it varies due to uneven distribution of mass of material। और जो थर्ड स्टेटमेंट है दैट इज सिस्मिक एक्टिविटी और फोर्थ स्टेटमेंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स इन द क्रस्टल पोर्शन। ओके, तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें तो मेट्योर्स जो है, अब मेट्योर्स से इंटीरियर ऑफ अर्थ का पता कैसे चलता है, तो इसमें मैं आपको ये पॉइंट बताना चाहता हूँ कि जो मेट्योर्स की जो कॉम्पोजिशन होती है वो सेम होती है जो अर्थ की कॉम्पोजिशन है, बिकॉज मेट्योर्स आर मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स या सेम सब्सटेंसेस जिससे कि अर्थ के जो कंपोनेंट्स हैं वो बने होते हैं, तो इसलिए इन दोनों की कॉम्पोजिशन सेम है। तो अगर हम मेट्योर्स को स्टडी कर लें तो हमें इंटीरियर ऑफ अर्थ का पता चल जाता है, क्योंकि हमें पता है कि हम अर्थ के इंटीरियर में अभी तक नहीं जा पाए हैं, तो उसमें जाना पॉसिबल नहीं है, तो हमें मेट्योर्स की कॉम्पोजिशन से भी पता चल जाता है। और जो हमारे पास सेकेंड स्टेटमेंट है दैट इज ग्रेविटी वैल्यूज। तो ग्रेविटी वैल्यूज में क्या होता है कि हमें पता है जैसे 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 हम लैटिट्यूड्स में टुवर्ड्स द पोल्स हम मूव करते हैं तो उसमें जो ग्रेविटी है उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर जो ग्रेविटी वैल्यू है वो कंपैरेटिवली कम है एज कम्पेयर टू द पोल्स। तो पोल्स पे क्या है कि एक तो ये है कि रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो कम है, और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम मास ऑफ अर्थ को देखें तो उसके साथ ग्रेविटी वैल्यूज को कंपेयर करें तो उससे हमें ये भी क्लियर हो जाता है कि जो कोर है उसकी डेंसिटी जो है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू द क्रस्ट, क्योंकि जो क्रस्ट की एवरेज डेंसिटी है वो काफी ज्यादा कम है। ओके, तो आफ्टर दैट इज सिस्मिक एक्टिविटी। तो सिस्मिक एक्टिविटी से हमें कैसे पता चलेगा कि इंटीरियर ऑफ अर्थ कैसा है। अब सिस्मिक एक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि उसमें पीएनएस वेव्स होती हैं जिनको हम बॉडी वेव्स कहते हैं, और सरफेस के ऊपर जो वेव्स बनती हैं, ठीक है, हम उसको सरफेस वेव अलग होती हैं। तो सिस्मिक एक्टिविटी में क्योंकि जो पी वेव्स होती हैं जिनको हम प्राइमरी वेव्स कहते हैं, तो वो सॉलिड लिक्विड गैसेस हर तरह के मटेरियल में से वो मीडियम में से पास कर जाएगी, लेकिन अगर हम बात करते हैं एस वेव्स की तो वो सिर्फ पास करती हैं सॉलिड में से। अब क्योंकि उनकी वहां से डिफ्लेक्शन होती है तो हमें उससे भी आइडिया हो जाता है कि जो इंटीरियर ऑफ अर्थ है वो डिफरेंट कंपोनेंट से बना हुआ है, कि वो कंसिस्टेंट नहीं है, वो सेम नहीं है। और उसके बाद है फोर्थ पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इन द क्रस्टल पोर्शन। तो जो मैग्नेटिक वैल्यूज है उसमें भी चेंज है, वो भी डिफरेंट है, तो उससे भी हमें आइडिया हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट आंसर है, तो यू कैन आंसर इट एंड हियर द करेक्ट आंसर इज डी। डी इज द करेक्ट आंसर। तो इट मीन्स जितने भी ये स्टेटमेंट्स है वो सभी की जो सही है, बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो जो आपकी एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की बुक है क्लास 11 की, चैप्टर इज 3 इंटीरियर ऑफ अर्थ, तो यहाँ पर पेज 22, तो यहाँ पर ये क्लियरली मेंशन है, आप लास्ट यहाँ पर पैराग्राफ में देख सकते हैं। तो इनडायरेक्ट सोर्सेज यहाँ पर
ये दिए गए हैं। तो यहाँ पर ग्रेविटेशन इज देयर, मैग्नेटिक फील्ड, सिस्मिक एक्टिविटी, तो यहाँ पर ये बिल्कुल मेंशन करा गया है। तो यहाँ पर पोल्स की बात करी गई है कि जो ग्रेविटी है इट इज ग्रेटर नियर द पोल्स एंड लेस एट द इक्वेटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको डिस्क्राइब करा गया है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिनसे कि क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी में बन सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर अर्थक्वेक की बात करी गई है, इसके बारे में यहाँ पर हाइपो सेंटर, तो ऐसे बहुत सारे इसमें टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर ये बन सकती है, क्वेश्चन बन सकते हैं। तो लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं ये क्या है। सेकंड क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है द वेलोसिटी ऑफ द सिस्मिक वेव्स changes as they travel through the materials with different densities. And second is the denser the material, the lower is the velocity. So which of the above statements is are correct? Option A is one only, B is second only, C is both one and two, D is neither one nor two. ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर अब वेलोसिटी ऑफ सिस्मिक वेव की बात करी गई है। तो अब सिस्मिक वेव की बात करें तो इसमें क्या है, तो देयर आर बॉडी वेव्स और एक इसमें सरफेस वेव्स होती हैं। सबसे पहले इसमें जो फोकस होता है, जहाँ पर मेन जहाँ से ओरिजिनेट होता है अर्थक्वेक, तो वहाँ से पी एंड एस वेव्स ओरिजिनेट होती हैं, तो वो सरफेस की तरफ जाती हैं। उनमें से जो पी वेव्स होती हैं उनकी जो वेलोसिटी होती है, okay, so Biraj, yes, you have answered correct option. So C is the answer here. Sorry, here answer is A. आप सेकंड स्टेटमेंट को एक बार फिर से पढ़िए। तो यहाँ पर लिखा है डेंसर द मटेरियल लोअर इज द वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो है जो वेलोसिटी है वो हायर होगी। तो जो बी इसकी स्टेटमेंट है वो गलत है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो सी नहीं होगा, आंसर ए होगा। ओके, तो मैं आपको दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जो पी वेव्स हैं वो पहले पहुंचती हैं सरफेस तक। तो पी वेव्स जो है वो पास कर सकती हैं सभी मटेरियल्स में से, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर वो गैसेस हो। लेकिन जो एस वेव्स हैं वो सिर्फ सॉलिड में से पास करती हैं। तो यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सिस्मिक वेव्स चेंजेस, तो जैसी जैसी उनकी डेंसिटी होगी वैसे ही उसकी जो वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पर अब डेंसर द मटेरियल लोअर इज द वेलोसिटी, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पर हाई होना चाहिए। उसका रीजन ये होता है कि जब कोई मटेरियल जो है वो डेंस होता है तो उसमें इलास्टिसिटी जो है वो ज्यादा होती है। डेंसर द मटेरियल एंड देयर विल बी मोर इलास्टिसिटी, और अगर उसमें इलास्टिसिटी ज्यादा है तो उसमें कंप्रेशन या रिफ्रैक्शन जो है वो ज्यादा होगा। ओके, उसमें जो पार्टिकल्स है मीडियम में वो ज्यादा मूव कर सकेंगे, जिससे कि वेलोसिटी जो है वो ज्यादा होगी वेव की। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ए है। इट मीन्स ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, सो हियर ऑन पेज 23 इन योर एनसीईआरटी चैप्टर, तो यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ वेव्स जो है पी एंड एस वेव्स, उसको यहाँ पर मेंशन करा हुआ है। यू कैन सी P and S waves, तो P waves move faster and arrive first to arrive at the surface, तो यहाँ पर मेंशन करा गया है। तो ये सारा कुछ डिटेल में यहाँ पर मेंशन है, तो आप इसमें देख सकते हो। हाँ जी, क्लियर। तो आफ्टर दैट मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। हाँ जी विराज, तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है। Okay, so now the third question. First statement is during the earthquake, S waves are the first to reach the surface. And second is S waves can pass only through solids. So which of the above statement is are correct? So here are option A is one only, B is second only, C is both one and two, and D is neither one nor two. Okay, so you can give answer to this question. बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, क्योंकि जो हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस करा है तो उसमें
पहले ये पॉइंट डिस्कस हो चुका है, तो आई होप आपको पता होगा। रश्मि मेहता, जी बिल्कुल। तो हियर इज द आंसर, आंसर बी, 2 ओनली। वेरी गुड नरेंद्र, यू हैव गिवन करेक्ट आंसर। बिल्कुल, यहाँ पर जो आंसर है वो बी है, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट, क्योंकि ड्यूरिंग द अर्थक्वेक पी वेव्स जो है वो पहले पहुंचती है सरफेस तक, तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट। तो आंसर इज ओनली 2, तो यहाँ पर आंसर बी हो गया। ओके, तो यहाँ पर आंसर में यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मेंशन करी है। तो पी वेव्स मूव फास्टर एंड द आर द फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस, and an important fact about S waves is that they can travel only through solid materials. हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल नरेंद्र, जो पी वेव्स हैं वो पहले पहुंचती हैं, तो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में मेंशन करा था कि एस वेव्स पहुंचती हैं, तो वो इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ पर सेम पेज पर पेज 23 पर यहाँ पर ये मेंशन करा गया है क्लियरली। तो ये जो आपका पैराग्राफ है, तो इस पैराग्राफ में ये सारा कुछ मेंशन है, ठीक है, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हो। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज प्राइमरी वेव्स exert pressure on material in the direction of propagation as they vibrate parallel to the direction of the wave. And second statement is the direction of vibrations of S waves is perpendicular to the wave direction in the vertical plane. So they create crest and troughs. Okay, so which of the above statement is are correct? So you can give answer to this question. तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, प्राइमरी वेव्स exert pressure on the material in the direction of the propagation. ओके, तो यानी कि जो उसकी डायरेक्शन होती है उसके पैरेलल वो प्रेशर exert करती है on the particles of the medium, और जो डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ एस वेव है दैट इज perpendicular to the wave direction in the vertical plane. Okay, Biraj, you have answered C, option C, both 1 and 2. Yes, it is correct. तो अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर 2 डायग्राम्स हैं, तो आपको यहाँ से क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि जो डायरेक्शन जो है वो पी वेव में किस डायरेक्शन में हो रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो मूवमेंट है मटेरियल की वो पैरेलल टू द वेव है, तो पी वेव में जो मूवमेंट है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव है, और जो एस वेव है वहां पर जो मूवमेंट है दैट इज अपसाइड डाउन, तो ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, ठीक है, तो ये इसमें मेजर डिफरेंस है, तो इसलिए आंसर यहाँ पर है सी, बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ओके, तो सेम पेज पे इस क्वेश्चन का भी जो डिस्क्रिप्शन है वो दिया गया है सेकंड कॉलम में, तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, पेज 23 ऑफ चैप्टर 3, इंटीरियर ऑफ अर्थ। ओके, लेट्स मूव टू द फोर्थ next question, that is fifth one, which of the following can be a reason of the earthquake? Which of the following can be a reason of the earthquake? ये सिंपल क्वेश्चन है, तो आप स्टेटमेंट देख सकते हैं यहाँ पर। फर्स्ट स्टेटमेंट इज स्लाइडिंग ऑफ द रॉक्स अलोंग ए फॉल्ट प्लेन, एंड सेकंड वन इज volcanic activity, third is intense mining activity, and fourth is explosion of chemical or nuclear devices. So you have to select the correct answer using the following codes. A is 1 and 2 only, B is 2 and 4, C is 1, 2 and 3 only, and all of the above. Okay, so here is the answer. Tony?
has answered 1, 2 and 3 only. Biraj, you have answered D. So let's see. So here answer is B. तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन जो है इसमें देख सकते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट दिस. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी. तो ये मिस पहले यहाँ पर, तो इट्स आंसर शुड बी डी, ऑल ऑफ द अबव. यस विरा, यू हैव आंसर्ड करेक्ट. हियर आंसर इज डी. ओके, तो यार ये जो 4 स्टेटमेंट्स हैं वो चारों सही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सप्लोजन ऑफ केमिकल और न्यूक्लियर डिवाइसेस है उनकी वजह से भी ये जो अर्थक्वेक है ये हो सकता है. इंटेंस माइनिंग की वजह से भी और वॉल्केनिक एक्टिविटी जो है वो भी कॉज कर सकती है. और जो मेन रीजन है इसमें वो फर्स्ट स्टेटमेंट है, स्लाइडिंग ऑफ द रॉक्स अलोंग ए फॉल्ट प्लेन. तो ये भी करेक्ट है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है. ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो यहाँ पर पेज नंबर 23, पेज नंबर 23 पे जहाँ पर टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स हैं तो यहाँ पर ये क्लियरली मेंशन है. ओके, टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स में तो यहाँ पर मेंशन है स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स अलोंग ए फॉल्ट प्लेन, उनकी वजह से ये जो है हो सकती है. ओके, आफ्टर दैट इज वॉल्केनिक अर्थक्वेक. तो यहाँ पर वॉल्केनो के कारण भी ये जो अर्थक्वेक है ये कॉज हो सकता है. ठीक है, इंटेंस माइनिंग जो है इसकी वजह से भी ये हो सकता है. ओके, तो ये जो 4 स्टेटमेंट्स हैं चारों की चारों जो है वो सही है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 6. Okay, so consider the following statements. The scale which is used to measure the magnitude of the earthquake is known as mercalli scale. And second statement is the range of intensity scale is from 1 to 12. तो अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखें, okay, you can answer this question. First statement is the scale which is used to measure the magnitude that is known as mercalli scale, and the range of intensity scale is 1 to 12. So here which of the above statement is are correct? So here options are 1 only, B is 2 only, and C is both 1 and 2, and D is neither 1 and 2. Tamanna Sharma and Sheikh Hasina. Okay, you have answered D. So let's have a look at the answer. Here answer is B. Here answer is B. That is 2 only. तो फर्स्ट स्टेटमेंट को जरा ध्यान से पढ़िए. तो यहाँ पर लिखा है द स्केल विच इज यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड के लिए जो स्केल यूज होता है दैट इज नोन एज रिक्टर स्केल. ओके, तो आई रिपीट, जो मैग्नीट्यूड के लिए जो हमारे पास स्केल है दैट इज रिक्टर स्केल. तो यहाँ पर मर्कली स्केल जो है हमने मेंशन करा है फर्स्ट स्टेटमेंट में, दैट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक. तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट, और जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट. तो बिकॉज जो रेंज है इंटेंसिटी स्केल की दैट इज 1 to 12. तो यहाँ पर देखते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक जो है इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल. तो इसकी रेंज कितनी है? 1 to 10. 1 to 10 जो है इसकी रेंज है रिक्टर स्केल की. और जो चार्ल्स रिक्टर थे उन्होंने इनको डेवलप करा था इसको 1935 में. ओके, सो द ग्रेट चिलियन अर्थक्वेक यहाँ पे मेंशन करा है मैंने 1960 में. दैट इज द ओनली अर्थक्वेक दैट वाज ऑफ मैग्नीट्यूड 9.5. तो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक हम किससे मेजर करते हैं? बर्कली स्केल से. ओके, तो इसकी जो रेंज है 1 to 12. तो यहाँ पर
यहाँ पर जो नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ पर देखिए, तो यूसेफ मेर्कली, तो उन्होंने इसको डेवलप करा था। तो पहले इसमें 10 लेवल्स थे। आफ्टर दैट अडोल्फो कैनी, इन्होंने इसको दोबारा से इसमें जो लेवल्स थे जो स्केल के, उसको डेवलप तक कर दिया। तो इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखिए पेज नंबर 24। तो पेज नंबर 24 पे यहाँ पर क्लियरली मेंशन है रिक्टर स्केल, मैग्नीट्यूड स्केल इज नोन एज रिक्टर स्केल। देखिए ये जो डायग्राम है शेडो एरिया, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लियरली शो करा गया है कि जो पी वेव्स हैं वो सॉलिड और लिक्विड दोनों में से पास कर सकती हैं, लेकिन जो एस वेव्स हैं, ओके, दैट कैन पास ओनली थ्रू द सॉलिड्स, जिसकी वजह से यहाँ पर पी वेव शेडो जोन इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये 0 to 10, ठीक है, इंटेंसिटी स्केल इज नेम्ड आफ्टर मर्कली। क्लियर? ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो this is the seventh question. In context of the mantle layer, which of the following statement is are correct? So first statement is the crust and the uppermost part of the mantle are called lithosphere and its thickness ranges from 10 to 200 kilometer. Okay, and second is asthenosphere is present below the lithosphere. तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसको ध्यान से पढ़िए, द क्रस्ट एंड द अपरमोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल आर कॉल्ड लिथोस्फीयर। तो आप इनमें से ऑप्शन में आप देख सकते हो कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। ए इज वन ओनली, बी इज सेकंड ओनली, सी इज बोथ वन एंड टू, एंड डी इज नीदर वन नॉर टू। हाँ जी, लक्ष्य चौधरी हैज आंसर्ड सी, मोहित बांसल हैज आंसर्ड सी। बिल्कुल, so C is the correct answer. Okay, you can see in this diagram. तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था, क्रस्ट एंड द अपरमोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल, तो उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। तो ये इस डायग्राम में बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। ओके, तो लिथोस्फीयर जो है इट कंसिस्ट ऑफ द क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ द मेंटल। ओके, और जो सेकंड स्टेटमेंट जो है दैट इज asthenosphere is present below the lithosphere, so it is absolutely correct। तो यहाँ पर asthenosphere है तो ये lithosphere के यहाँ पर नीचे है। ओके, सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हाँ जी विराज, यू हैव आंसर्ड टू। नो, here the option C is correct, both 1 and 2। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो ऊपर क्रस्ट है, here is the mantle, and the depth of mantle is up to 2900 kilometer, and after that is core. So outer core is solid, sorry, liquid. Outer core is liquid and the inner core is rigid, solid, due to the presence of high pressure, because here pressure is very much high। तो despite of high टेम्परेचर, वहां पर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, इवन देन वहां पर जो इनर कोर है वो सॉलिड है, क्योंकि प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा है। ओके, तो ऑन दिस पेज, पेज नंबर 25, तो here the structure of earth is described। so here is the crust, तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली मेंशन है crust is 5 किलोमीटर whereas that of continental is around 30 किलोमीटर। तो यहाँ पर डेंसिटी मेंशन है। तो जैसे जैसे हम कोर की तरफ जाते हैं तो जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि एवरेज डेंसिटी जो क्रस्ट की है वो कम है एज कम्पेयर टू द डेंसिटी ऑफ द कोर। सो हियर इज द मेंटल and its depth is up to 2900 kilometer, and the upper portion of the mantle is known as asthenosphere। ओके, तो ऐसे जितने भी फैक्चुअल पॉइंट्स हैं उनमें से आराम से क्वेश्चन जो है वो इसमें ज्योग्राफी में बन सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट question। Consider the following statements। तो first statement is composite volcanoes are characterized by eruptions of cooler and more viscous lavas than basalt, and the second point is calderas tend to collapse on themselves,
rather than building any tall structure. Okay, so which of the above statement is are correct? Options are A, one only, B is two only, C is both one and two, and D is neither one nor two. Okay, so you can answer this question. First statement, composite volcanoes are characterized by eruptions of cooler and more viscous lavas. Okay, so second is calderas tend to collapse on themselves rather than building any tall structure. हाँ जी, Mohit Bansal has answered B. So I think I should give the answer. So here the answer is C. Both one and two दोनों statements जो हैं वो सही हैं. Answer is C. Biraj, you have answered B. B is not the correct answer. देखते हैं B क्यों. Calderas tend to collapse on themselves. बिल्कुल ये statement बिल्कुल सही है, लेकिन आपने first statement को गलत बताया. ये गलत नहीं है. Composite volcanoes are characterized by eruption of cooler and more viscous lava. तो composite volcanoes जो है उनका जो मटेरियल है वो उनके साइड्स पे डिपॉजिट होता है, जिनकी वजह से जो उनकी शेप है वो कोनिकल होती है. ठीक है, और कैल्ड्रास में क्या होता है कि इसमें जो स्ट्रक्चर है वो इनसाइड अंदर की तरफ कोलैप्स कर जाता है, तो इनका जो ओपनिंग है, जो वेंट होता है वहां पर काफी ज्यादा वो वाइड स्ट्रक्चर होता है, तो ये इनकी कोनिकल शेप नहीं होती कैल्डेरास की. तो ये दोनों जो है स्टेटमेंट सही है. दूसरी बात ये है कि जो हमारे फ्लड बसाल्ट होते हैं उनमें जो लावा होता है वो ज्यादा लिक्विड होता है. यस, साई हैज आंसर्ड सी. बिल्कुल, सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सो कंपोजिट वोल्केनोस, सो have a look on this explanation. Composite volcanoes also called stratovolcanoes and they are cone shaped volcanoes. तो यहाँ पर बिल्कुल clearly mention है. तो as a built of layers of viscous material, क्योंकि उनमें viscous material होता है तो उनकी जो shape है वो conical होती है, तो उनकी tall peaks होती हैं rather than rounded cones. और जो second यहाँ पर diagram mention है तो that is कैल्डेरा. तो यहाँ पर वाइड ओपनिंग है, तो यहाँ पर डिपोजिशन जो है वो नहीं हुई होती, तो वॉल्केनिक क्रेटर बन जाता है एज ए रिजल्ट ऑफ लार्ज वॉल्केनिक एरप्शन. हाँ जी, क्लियर. तो यहाँ पर देखते हैं, तो आपके इस चैप्टर में पेज नंबर 27. बिल्कुल विराज, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आपने. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपोजिट वॉल्केनोस के बारे में बताया गया है. ओके, तो यहाँ पर इसकी डिटेल बिल्कुल क्लियरली मेंशन करा गया है. तो अलोंग विद लावा large quantities of pyroclastic material and ashes find their way to the ground. तो इसमें इसको एक्सप्लोसिव वॉल्केनोस भी कहा जाता है क्योंकि इसमें हमेशा एक्सप्लोसिवली मटेरियल जो है वो बाहर की तरफ आता है. और जो फ्लड बसाल्ट होते हैं तो उसमें जो है फिशर एरप्शन होती है और वहाँ पे वो जो, क्योंकि उसी की जो कंसिस्टेंसी होती है वो भी लिक्विड होता है, वो लावा जो फ्लड बसाल्ट में होता है तो वो फ्लो करता है. क्लियर. तो सेकंड जो है कार्डेरा, तो यहाँ पे नीचे वो दैट इज आल्सो मेंशन हियर. ओके, कार्डेरा. तो इन दोनों वॉल्केनोस के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करा गया है. ओके, सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. That is, which type of volcanic eruptions have caused Deccan trap formations? That is, here the options are A, B, C, and D. Shield, B is composite, C is flood, and D is caldera. D is caldera. So, which type of volcanic eruptions have caused Deccan trap formations? So, Deccan trap formations, you can answer this. Okay, so here the correct answer is C. तो
The Deccan Trap began forming 66.25 million years ago at the end of the Cretaceous period. So Deccan Traps, as you know, it is the formations in the Deccan Plateau in the southern part of India. So Deccan Traps are large igneous region located on the Deccan Plateau. So here the correct answer is C. Okay. Okay. अनिल यादव. ओके तो मुझे लगता है अनिल कि आपको वीडियो जो है वो पसंद नहीं आ रही, तो हम हमेशा ट्राई करते रहेंगे तो इसको इम्प्रूव करने की, तो नो इश्यूज, तो वी वेलकम योर कमेंट. तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हो, तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पर पेज नंबर 27, तो यहाँ पर ये क्लियरली मेंशन करा गया है डेक्कन ट्रैप्स फ्रॉम इंडिया. तो यहाँ पर महाराष्ट्र प्लेट्यू, आर ए मच लार्जर फ्लड बसाल्ट प्रोविंस. ओके, तो यहाँ पर डेक्कन ट्रैप के बारे में इस पेज पर पेज नंबर 27, तो यहाँ पर मेंशन है. तो here is the last question. Consider the following statements. Number one is batholiths appear on the surface only after the removal of the overlying material due to denudational processes. Okay, and B is dikes are formed when the magma deep inside the earth crust solidifies. Okay, so which of the above statement is are correct? A is one only, B is two only, and C is both one and two. D is neither one nor two. Okay, Mohit, you have answered C. Okay, so here answer is A. So let's have a look at on these statements. So batholiths appear on the surface only after the removal of the overlying material due to denudational processes. ठीक है, तो यहाँ पर आप सेकंड स्टेटमेंट देखिए, डाइक्स आर फॉर्म्ड व्हेन द मैग्मा डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट सॉलिडिफाइज. तो हमें पता है कि जो बैथोलिथ्स हैं ये इनसाइड द अर्थ क्रस्ट जो है फॉर्मेशंस होती हैं, तो यहाँ पर इनकी फॉर्मेशन होती है, और ये जो ओवरलाइंग मटेरियल जो है ये अपीयर होता है सरफेस पे कब, जब डेनुडेशन प्रोसेस होता है, जब उसके ऊपर से सरफेस जो है वो रिमूव होती है. तो जो सेकंड यहाँ पर जो पॉइंट है, डाइक्स आर फाउंड व्हेन द मैग्मा डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट सॉलिडिफाइज. तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि जो डाइक्स हैं दीज आर द स्ट्रक्चर व्हिच आर फॉर्म्ड नियर द अर्थ सरफेस. ये इनसाइड ऑफ द अर्थ होता है लेकिन ये नियर द सरफेस होता है, तो डीप इनसाइड द अर्थ जो है ये नहीं होता. तो दैट्स व्हाई डी स्टेटमेंट, sorry, second statement is incorrect. So here the answer is A, one only. So here you can read this explanation. So magma travels through the earth crust to the surface. तो जब volcanoes के थ्रू जो इसकी जो eruption होती है, तो vertical डायरेक्शन में जो शीट लाइक जो शेप है डाइक्स जो है वो बन जाती हैं. तो डाइक्स आर इंजेक्टेड इधर वर्टिकली और लेटरली, तो वो जो फॉर्मेशन होती है वो नियर द अर्थ सरफेस होती है. सो हियर ऑन दिस पेज, पेज 28. ओके, सो हियर इज द explanation of all these points. So batholiths are mentioned here, lecoloiths, these are the formations, okay, which are formed in the intrusive igneous rocks. ठीक है, तो वो जो फॉर्मेशन होती है intrusive igneous rocks, उसमें ये डिफरेंट टाइप्स होती हैं. तो यहाँ पे डाइक्स भी मेंशन है, सिल्स एंड डाइक्स. ओके, तो यहाँ पे ये मेंशन है, व्हेन द लावा मेक इट्स वे थ्रू द क्रैक्स एंड द फिशर्स डेवलप इन द लैंड. तो वहां पर फिशर्स बन जाते हैं, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में बनती हैं. ठीक है,
तो ये होगी इसकी एक्सप्लेनेशन, और पेज नंबर 28 पे एनसीईआरटी की आपके जो चैप्टर है उसमें ये जो रॉक्स हैं ये मेंशन है। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक्स के ऊपर जो है वो क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में से बन सकते हैं। Okay, so students, this is all for this video. So in the next video we will take the next topic. So till then, thank you.